See, in previous lecture we studied about modernity and how it contributed to the rise of sociology in Western Europe. ठीक है, उसके हमने देखा कि मॉडर्निटी के वेरियस सब कंपोनेंट्स थे. थॉट मॉडर्निटी जो थी उसके पीछे जो मेन प्राइम रीजन था दैट इज रिनेसेंस दैट अकर्ड इन यूरोप फ्रॉम 13 to 16 सेंचुरी AD. उसके साथ साथ हमने देखा कि पॉलिटिकल मॉडर्निटी के पीछे वेरियस पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे 16, 17, 18 सेंचुरीज के, जिसकी वजह से पॉलिटिकल मॉडर्निटी आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, राइट. और साथ साथ हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक मॉडर्निटी इन वेस्टर्न यूरोप. तो अगर हमें थॉट मॉडर्निटी पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी कैसे आई, तो उसका प्राइम रीजन था रिनेसा और इनलाइटनमेंट. तो रिनेसेंस पढ़ने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम तभी रेनेसेंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसका कितना बड़ा रोल होगा. तो वो दैट रोल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ यूरोप प्रायर टू द ओरिजिन ऑफ रेनेसेंस कल्चर इन द यूरोप. तो रिनेसेंस से पहले क्या था, तो देर वर डार्क एजेस. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. व्हाट आर दीज डार्क एजेस, राइट. तो सी रिनेसेंस को हम तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे कि उसका क्या रोल रहा और क्या कंट्रीब्यूशन रहा विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ थॉट मॉडर्निटी और आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी, द मॉडर्निटी इन द रियल्म ऑफ आइडियाज और बिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन पीपल. तो इसको अगर हमें जानना है इसका क्या रोल होगा, तो इसके लिए हमें इसका बैकड्रॉप समझना पड़ेगा, ठीक. हमें ये देखना पड़ेगा कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे यूरोप की, ठीक है. तो रिनेसेंस जनरली स्टार्ट होता है आपका 13th सेंचुरी से. तो इसका बैकड्रॉप जानने के लिए हमें 5th से अराउंड 12th सेंचुरी यूरोप की कंडीशंस जानने की एक रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ रिनेसेंस इन द इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी ऑफ द यूरोपियन पीपल, राइट. तो बैकड्रॉप क्या था कि सी, ये जो पीरियड था 5th to 12th सेंचुरी CE और AD, ये जो पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री में, ये जो पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री में इसको बोला जाता है डार्क एजेस. इसको डार्क एजेस क्यों बोलते हैं? सी, इससे पहले क्या था, इस पीरियड से पहले अराउंड 5th सेंचुरी CE में, अराउंड 476 CE में, ठीक है, 476 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, ठीक है, विच कंप्लीटली चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूरोप. तो 476 CE में क्या है, द माइटी रोमन अंपायर, माइटी और द ग्रेट रोमन अंपायर, ठीक है, इसका क्या हो गया था, इसका डिसइंटीग्रेशन, और ये फेल डाउन कर गया था. सो इट फेल डाउन और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस अंपायर टुक प्लेस, ठीक है. तो ये जो रोमन अंपायर था, सी, रोमन अंपायर में हम देखेंगे कि वेरियस अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है, वेरियस इवेंट्स और प्रोसेसेस होंगे, लेकिन इन अप्स और डाउन्स की वजह के बावजूद भी, ये नेगेटिव्स के बावजूद भी, देयर वर सम फीचर्स ऑफ द रोमन अंपायर विच मेड इट ग्रेट, विच मेड इट माइटी, ठीक है. तो रोमन अंपायर की जनरल फीचर्स क्या थी? सी, रोमन अंपायर क्या था? सबसे पहले इसमें क्या थी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्टेट थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्टेट, ठीक है, गाइडेड बाय आयरन विल ऑफ द एम्परर, गाइडेड बाय आयरन विल, ठीक है, और द स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, ऑफ द एम्परर, राइट. तो अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल होगी, अगर एम्परर के पास सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड होगी, तो इसका मतलब है यहां पे क्या था कि
सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी होगी, पीस होगा, ठीक है, पीस, ऑर्डर और स्टेबिलिटी होगी ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर, ठीक है। एंड दिस पीस वाज इंश्योर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एम्परर, ठीक है। तो ये कैसे इंश्योर्ड होगा? सी, एम्परर क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके एम्पायर के अंडर सिक्योरिटी बने रहे, पीस बना रहे, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। सेकंड, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सिंस दिस एम्पायर वाज मिलिटरली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वो क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगा, राइट। तो इट विल बी एबल टू फेंड ऑफ एक्सटर्नल अटैक्स, फेंड ऑफ एक्सटर्नल अटैक्स, राइट। सी, अगर पीस है अंपायर में, राइट, और ये जो अंपायर था इट वाज वेल एडमिनिस्ट्रेड बाय द रोमन एम्परर्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका अच्छा था, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था यहां पे। फोर्थ हम देखते हैं, वी आर स्टडिंग द फीचर्स विच मेड दिस एम्पायर ग्रेट और माइटी, ठीक। तो अगर पीस है और वेल एडमिनिस्ट्रेड है, ठीक है, तो यहां पे क्या था? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी थी, राइट। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, तो यहां पे ट्रेड है वो फ्लरिश कर रहा था, ठीक। सी, ये जो था ट्रेड इतना हाई स्केल पे और इतना एक्सटेंसिव स्केल पे टेक प्लेस करता था कि रोमन अंपायर की आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, इसके क्या थे? ट्रेड लिंकेजेस थे, राइट, ट्रेड लिंकेजेस विद द ईस्ट, ठीक है, ट्रेड लिंकेजेस विद द ईस्ट। आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो इनका गुप्ताज के साथ भी ट्रेड रिलेशन था। और एक जो रीजन दिया जाता है कि गुप्ता अंपायर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, ठीक है, इंडिया में क्या है? अर्बनाइजेशन खत्म हो गया था, इसके बाद इंडिया में भी फ्यूडल इरा स्टार्ट होगा, राइट, आफ्टर हर्षा। तो उसका मेन रीजन यही दिया जाता है कि ये जो रोमन अंपायर था, यहां से ह्यूज डिमांड जनरेट होती थी फॉर गुड्स, ठीक है। तो अगर ह्यूज डिमांड जनरेट हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है इट विल लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स गोल्ड इनटू इंडिया, बिकॉज यहाँ पे क्या है? स्पाइसेस और पर्ल्स और वेरियस क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस आइटम्स और एक्सपोर्टेड टू द रोमन अंपायर, इतनी ज्यादा डिमांड जनरेट होती थी। तो जैसे ही रोमन अंपायर डिसइंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे भी आप पढ़ोगे गुप्ताज के टाइम पे कुछ जो अर्बन सिटीज थी पूरी की पूरी वैनिश कर जाएंगी, ठीक है, लोग वहां से क्या है? मूव आउट कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि डिमांड पूरी कोलैप्स हो चुकी है रोमन अंपायर से। तो इसीलिए क्या है? वहां पे क्या अर्बनाइजेशन इंडिया में डिक्रीज होगी और रूरल बेस बढ़ेगा, तो फ्यूडल इरा इंडिया में भी चलेगा आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है। इनके ट्रेड लिंकेजेस चाइना के साथ भी थे, सिल्क वगैरह, राइट। सो इट वाज अ फ्लरिशिंग अंपायर, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रोस्परस अंपायर, राइट। साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो रोमन अंपायर था, सी, यहां पे क्या थे? ग्रेट स्कॉलर्स और ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स भी थे। ये जो रोमन्स थे और रोमन से पहले जो ग्रीक अंपायर्स था, उनका क्या है? इंटेलेक्चुअल कल्चर बहुत ही सुपीरियर था, राइट। तो यहां पे हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है, आपका प्लेटो, ऑल दीज वर ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द ग्रीक पीरियड, ठीक है। तो ग्रीको रोमन जो कल्चर था, इंटेलेक्चुअल कल्चर था, वो हाईली एडवांस्ड और हाईली सुपीरियर था। एरिस्टोटल था, प्लेटो था। फिर हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में, जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया पे, तो हमने देखा था कि हेरोडोटस हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस भी इसी पीरियड से बिलोंग करते हैं, आपका ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से, ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन से। इसके साथ साथ हम देखेंगे आर्किमिडीज ने, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया था आपका, राइट, तो वो भी इसी ग्रीको रोमन कल्चर से बिलोंग करते हैं। साथ साथ हम देखेंगे यूक्लिड, ज्योमेट्री का, ठीक है। इसके साथ साथ इराटोस्थेनेस हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी,
ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हर एक एंगल से ये जो है अंपायर इसलिए ग्रेट कहलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे 476 BCE में ये अंपायर बहुत ज़्यादा वास्ट था। उससे पहले क्या बहुत वास्ट था, 476 BCE से वास्ट अंपायर। तो इसको तोड़ा गया दो हिस्सों में, एक बना वेस्टर्न रोमन अंपायर, ठीक है, इसका एरिया था आपका वेस्टर्न यूरोप, राइट, और इसकी कैपिटल होगी आपकी रोम, इटली में, ठीक। और ईस्टर्न रोमन अंपायर जो होगा, ठीक है, ये जो स्प्लिट अप हो रहा है रोमन अंपायर का, ये आपका इस पीरियड से पहले है, राइट। इस पीरियड में तो पूरा का पूरा वेस्टर्न अंपायर ही डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो ईस्टर्न रोमन अंपायर, ठीक है, जिसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, मॉडर्न टर्की में, ठीक। इसको बाइजेंटाइन अंपायर भी बोला जाता है। तो आपका जो है वेस्टर्न रोमन अंपायर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, लेकिन ईस्टर्न रोमन अंपायर, बाइजेंटाइन अंपायर, ठीक है, ये सर्वाइव करेगा। तो इसके पीछे क्या फैक्टर था, इसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे? इसी हमारा मेन एम हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ना नहीं है सोशियोलॉजी में, लेकिन हम क्या है जनरल कंडीशंस को तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जनरल कंडीशंस ये थी, राइट, सोसाइटल कंडीशंस ये थी इस पीरियड से पहले, 476 BCE से पहले। यहाँ पे वेस्टर्न रोमन अंपायर क्या होगा, स्प्लिट अप होगा, राइट। तो इसके स्प्लिट अप का मेन रीजन यही था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बट स्टिल यहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न रोमन अंपायर में क्या था, मोनार्क बैठेगा इटली में, सी, और वास्ट अंपायर था तो रीजनल क्या होंगे, ठीक है, रीजनल एरिस्टोक्रेसी और रीजनल नोबिलिटी के हेल्प से पूरा का पूरा अंपायर क्या होगा, एडमिनिस्टर होगा। और ये जो थे ये कुछ ना कुछ एनुअली ट्रिब्यूट देंगे इसको, और ये क्या है डायरेक्ट कंट्रोल भी होगा, गवर्नर्स भी होंगे, दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। सी यहाँ पे क्या होता है कि ये डिसइंटीग्रेट क्यों गया, क्योंकि जो सेंट्रल, ये जो सेंटर पे जो एम्परर बैठा है, यहाँ पे अगर वीक लीडर आ जाएगा, इसके साथ साथ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर में क्या है, पावर वैक्यूम आ जाएगा वीक रूलर की वजह से, ठीक, राइट। तो यहां से क्या है, फिर जैसे ये पावर वैक्यूम आता है तो यहां पे क्या वीक रूलर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, और उसके बाद क्या रोमन अंपायर, वेस्टर्न रोमन अंपायर क्या है, उसके बाद इट वाज डिसइंटीग्रेटेड। तो ये जो रीजनल पावर सेंटर्स हैं ये राइज करेंगे, इन सबका राइज होगा, अपने को असर्ट करेंगे ये, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इस टाइम पे क्या था, जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जर्मैनिक ट्राइब्स, ठीक है। ये हिस्ट्री है लेकिन इसका कंटेक्स्ट जानना भी थोड़ा सा जरूरी है। ये क्या थे, सर्ब्स, राइट, ठीक है, स्लेव्स, वेरियस इथनिसिटी, वेरियस डिफरेंट इथनिसिटी के जर्मनिक ट्राइब्स थे, ठीक है। दीज ट्राइब्स वर बारबरिक इन नेचर, ठीक है, दे वर एक्सट्रीमली ब्रूटल एंड क्रूअल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो जर्मन ट्राइब्स हैं, ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स है, इनका राइज होगा, सर्ब्स का, स्लेव्स का, जो छोटे छोटे अलग अलग इथनिसिटीज को बिलोंग करते हैं, राइट। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये रूलर वीक होगा तो ये सारे के सारे ट्राइब्स क्या है, पावर कंट्रोल करने के लिए, अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये क्या है, एक दूसरे से कंपीट करने लग जाएंगे मिलिटरली। तो यहां पे क्या होगा, वॉर लॉन्च होगी लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो ये जो वॉर हो रही है इसकी वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, हमें देखने का मिलेगा कि ये क्या करते थे, देवर एक्सट्रीमली क्रूअल, तो लूट करते थे, प्लंडर, रेड, पूरी की पूरी जो सिटीज है, सिविलाइजेशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक। और यहां पे क्या होगा, जब सेंट्रल रूलर डिस्प्लेस होगा तो यहां पे आपका क्या है, सिविल वॉर जनरेट हो जाएगी यहां पे भी, कि नेक्स्ट रूलर कौन होगा। तो हर कोई अपना जो है सेंटर पे अलग अलग क्लेम रखेगा, तो यहां पे भी क्या है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जब अलग अलग जो है सेंटर पे जो डायनेस्ट है
वो अपना अपना क्लेम रखेंगे, डिफरेंट पावर फैक्शंस होंगे। तो ये क्या है, पूरा का पूरा यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप क्या है, पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप वॉर में इंडल्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो है आफ्टर फिफ्थ, ये जो फिफ्थ से अराउंड 11th to 12th सेंचुरी सीई, ये जो पीरियड था, इट वाज ए पीरियड ऑफ कंप्लीट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राइट। और यहां पे कुछ ऐसी कंडीशंस बनी जिसकी वजह से हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं, डार्क एजेस, ठीक है। और ये जो फ्लरिशिंग और प्रोस्परस पीरियड था रोमन अंपायर का, इसको बोलते हैं एज ऑफ एंटिक्विटी, एज ऑफ एंटिक्विटी। ठीक, तो यहां पे हम देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सिविल वॉर होगा, साथ साथ हम देखेंगे कंटिन्यूअस वॉरफेयर चलेगा, राइट। इसके साथ साथ अगर सिविल और कंटिन्यूअस वॉरफेयर है, प्लंडर, लूट, रेड हो रही है बाय दीज बार्बरिक जर्मनिक ट्राइब्स, तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी इंसान की, कोई भी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, और द लाइफ इज ऑलवेज इन कंटिन्यूअस डेंजर, ठीक है। इट इज सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इज जेपर्डाइज्ड, ठीक। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो अलग अलग जो रीजनल पावर्स हैं, ठीक है, रीजनल पावर सेंटर्स हैं, ये इमर्ज कर रहे हैं और इनकी आपस में सबकी क्या है, वॉरफेयर चल रही है। तो ये जो है रीजनल पावर्स जो हैं, ये क्या है, इनको बोला गया वॉरलॉर्ड्स, ठीक। और इनको हम बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स भी, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्मॉल टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इनका एक क्या होगा, अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे ये रूल करेंगे, राइट। सो दे विल बी गाइडिंग दिस टेरिटरी फ्रॉम अदर वॉरलॉर्ड्स। तो यहां पे सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन कैसा सेटअप होगा, ठीक। सी यहां पे क्या होगा, जो लॉर्ड होगा और पीजेंट होगा, पीजेंट मतलब आम आदमी, क्योंकि और वेलमिंगली हम देखेंगे कि यहां पे रूरल सोसाइटी हो जाएगी, लैंड बेस्ड क्या है, प्रोडक्शन होगा। तो पीजेंट क्या है, अपनी वेरियस सर्विसेज देगा लॉर्ड को, ठीक। जैसे लॉर्ड की क्या है, कोई परमानेंट और प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगी, तो वो आर्मी को मोबिलाइज करेगा इन टाइम्स ऑफ वॉर। तो ये क्या है, पीजेंट क्या होगा, इसकी आर्मी और मिलिट्री का भी क्या है, पार्ट फॉर्म करेगा। इसके अलावा वेरियस सर्विसेज देगा, लेबर सर्विसेज, राइट। जैसे उसके एरिया में कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी हो, ठीक है, अदर स्मॉल सर्विसेज हो, उसके मैनर का अपब्रिंगिंग हो या अपकीप, उसके मैनर की अपकीप हो, मेंटेनेंस हो, तो वेरियस सर्विसेज में लॉर्ड अपनी पर्सनल सर्विसेज में भी उसको इंडल्ज कर सकता है, ठीक। और सिंस ये पूरी की पूरी टेरिटरी इसकी है, तो लॉर्ड के जो है ना लैंड को करेगा पीजेंट कल्टीवेट। तो लॉर्ड क्या है, कुछ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस तो पीजेंट के पास रह जाएगा और बाकी लॉर्ड क्या है, वो कलेक्ट कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वी कैन से, ठीक है। तो पीजेंट को लॉर्ड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ वॉरफेयर, कंटिन्यूअस वॉरफेयर, वेयर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वाज इन डेंजर, लाइफ की सिक्योरिटी नहीं थी। तो पीजेंट वाज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड फॉर इंश्योरिंग हिज सेफ्टी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसी का फायदा उठा के जो लॉर्ड्स है, ये जो वॉरलॉर्ड्स हैं, इनका ऑटोक्रेटिक रूल था, ठीक है, फ्यूडल रूल था, एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, राइट। तो पीजेंट्स की पहले इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी और अब में क्या फर्क आएगा, देखिए यहां पे पीजेंट क्या होगा, इम्पोवरिश्ड, ठीक है। ही वॉज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉवर्टी, ठीक है, ही वॉज माल न्यूरिश्ड, राइट। उसकी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होगी यहां पे,
ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूस वारफेयर हो रहा है, तो पूरी की पूरी सिविटी जो सिटीज थी स्पेशली, और जो लोकल एरियाज थे, इवन रूरल एरियाज थे, दे वर रेज डाउन टू द ग्राउंड बाय दीज जर्मनिक ट्राइब्स। तो यहाँ पे क्या है, सिटीज का डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इवन जो भी थोड़ी बहुत सिटीज थी उनमें क्या सिविक एमेनिटीज अच्छी नहीं थी, पुअर सैनिटेशन था, गार्बेज के बड़े बड़े हीप लगे रहते थे, प्रोडक्शन भी बहुत ही स्मॉल था, राइट। तो यहाँ पे क्या सिटीज का डिस्ट्रक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अर्बनाइजेशन होगा, और डी अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा। मतलब आपका जो माइग्रेशन होगा वो होगा फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज, बिकॉज इन अर्बन एरियाज कोई सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो रूरल एरियाज में आपको माइग्रेशन होगा, तो लैंड बेस्ड प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज द मेन इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या फ्यूडल ईरा का राइज हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का राइज हो जाएगा इन दिस पीरियड, ठीक है। सी एक चीज और देखते हैं कि ये जो कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन टुक प्लेस इन इंडिया ऑल्सो व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया। तो उन्होंने क्या सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन किया इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है उनको जो डिमांड थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज साइमल्टेनियसली बीइंग कैरिड आउट इन ब्रिटेन, और वो जो डिमांड थी वहां से प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे मार्केट बनाना था इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट सब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, ऐसी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो की। तो यहाँ पे भी डी अर्बनाइजेशन हुआ था, यहाँ पे भी रिवर्स माइग्रेशन हुआ था इंडिया में, इसलिए ज्यादातर सारे के सारे लोग क्या हो गए थे, रूरल एरियाज में जाके रहने लगे थे, और लैंड पे प्रेशर बढ़ गया था, और दिस प्रेशर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय जमींदास इन अ कंटिन्यूअस मैनर, राइट, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं किसी यहां पे क्या होगा, फोकस होगा सर्वाइवल पे, ठीक है, और यहां पे कोई प्रोग्रेस भी नहीं हो रही, कोई प्रोस्पेरिटी भी नहीं है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, लोगों के पास इतना, क्योंकि आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्लरिश नहीं करेगी यहां पे, ठीक है। आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर कंप्लीटली बिल्कुल भी फ्लरिश नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए इसको डार्क एजेस बोलते हैं। इकोनॉमिकली देख लो, कल्चरली देख लो कि यूरोप, ठीक है, वाज ऑन द डाउन साइड, राइट। तो यहां पे हम देखेंगे कि कोई भी इस पीरियड की ज्यादा हिस्ट्री भी नहीं पाएगी, ज्यादा राइटिंग्स भी नहीं पाएगी जिसके बेसिस पे इस पीरियड की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए भी इसको डार्क एज बोला जाता है। इट वॉज लाइक दिस पीरियड इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, ठीक। तो ये हमारा हो गया डार्क एजेस पॉलिटिकल स्फेयर में, राइट, सोशल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में। अब डार्क एजेस को हम डार्क एजेस एक और पर्टिकुलर वजह से बोलते हैं, ड्यू टू द राइज ऑफ चर्च क्रिश्चियनिटी। सी यहां पे जो है हम ये देखेंगे कि ये जो रोमन जो ये एक जनरल फीचर और है कि जो रोमन जो रिलीजन था, इट वाज नॉट क्रिश्चियनिटी। रोमन माइथोलॉजी में डिफरेंट गॉड्स थे। क्रिश्चियनिटी क्या है, उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी का राइज नहीं हुआ था, ठीक है। क्रिश्चियनिटी की इतनी ज़्यादा रूट्स डेवलप नहीं की थी आपकी यूरोपियन सोसाइटी में, बहुत ही लिमिटेड थी क्रिश्चियनिटी। तो आप देखोगे यहाँ पे जूज, जिसको जुपिटर भी बोला जाता है, ठीक है, दीज आर ग्रीक एंड रोमन गॉड्स। वीनस, आपने मूवी देखी होगी लॉकी, थॉर, दीज आर और ग्रीक और रोमन गॉड्स, ठीक है। तो रोमन मैथोलॉजी वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डार्क एजेस में एक इंस्टीट्यूशन का राइज होगा जिसको बोला जाएगा चर्च, ठीक है। और चर्च कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा। सी चर्च का कुछ क्या होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो हम यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी स्टडींगे, हल्का सा देखेंगे, लेकिन चर्च का नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और ये जो चर्च है ये भी डार्क एजेस को कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। सी अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च कैसे राइज किया, ठीक है। सी यहां पे क्या है, वेस्टर्न यूरोप में ड्यूरिंग दिस टाइम क्रिश्चियनिटी क्या है, रैपिडली क्रिश्चियनिटी का रैपिड स्प्रेड होगा। तो ये जो है डार्क एजेस इज प्रोवाइडिंग फर्टाइल ग्राउंड और फर्टाइल कंडीशंस, ठीक है, फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, राइट। बिकॉज दीज पीरियड्स वर ट्रबल्ड टाइम्स, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी,
यहां पे बोला जाता है इन टाइम्स में लाइफ वाज, ड्यूरिंग डार्क एजेस लाइफ वाज शॉर्ट, ठीक है, ब्रिटिश एंड फेटल, बिकॉज कोई सिक्योरिटी थी नहीं लाइफ की और कंटिन्यूस वॉरफेयर था, राइट। वायलेंस बहुत ही वाइड स्केल पे होता था यहाँ पे। तो इन दीज ट्रबल टाइम्स फर्टाइल कंडीशन जनरेट होगी फॉर द राइज ऑफ और स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, क्योंकि क्रिश्चियनिटी क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों को एक सोलेस देगा, ठीक है, एक रिलीफ देगा, ठीक है। बिकॉज यू रिमेंबर, आप बेशक भगवान को याद करो ना करो, लेकिन टफ टाइम्स में यू विल ऑलवेज रिमेंबर द गॉड इन टफ टाइम्स, राइट, ठीक है। तो ये टफ टाइम्स की वजह से ही क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो रहा है। सी व्हाई इज दिस हैपनिंग। अब बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी सेइंग्स हैं, हिंदी में बोलते हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लेके आता है इवन इन टफ टाइम्स, ठीक है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, राइट। क्यों है, क्योंकि लोग हैं, लोगों के रिलेटिव्स मरेंगे यहाँ पे, ठीक है, लार्ज स्केल डेथ्स होंगी। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, इसका जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन भी देता है। यू कुड से दैट इट इज द रेथ ऑफ गॉड, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ क्या है, जो हमारी जो ह्यूमैनिटी ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, स्पेशली दिस वाज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स ऑल्सो, कि कुछ जो रिलीजियस, जो कंजर्वेटिव्स थे और फंडामेंटलिस्ट थे, स्पेशली क्लर्जी डिफरेंट रिलीजन्स की यही बोल रही थी कि ये कहीं ना कहीं जो है कोविड इज द रेथ ऑफ गॉड, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, कि इस सिचुएशन में इन टफ टाइम्स में कैसे अडेप्ट करें। तो उसका क्या है, एक सोलास और रिलीफ देगा क्रिश्चियनिटी, राइट, टू फेस दीज टफ टाइम्स। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का जो पेन है, पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सेकंड हम ये देखते हैं कि यहां पे क्या होगा, क्रिश्चियनिटी के साथ कम्युनिटी फीलिंग भी आएगी, राइट, ठीक है। जब लोग इकट्ठा कलेक्टिव प्रेयर्स करेंगे, संडे प्रेयर्स इन चर्च, ठीक है, कलेक्टिव वर्शिप करेंगे, तो उनमें क्या होगा, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी डेवलप होगी, और इस कम्युनिटी में दे कैन शेयर देयर जॉयज एंड सोरोज, राइट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिस इज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड विच अल्टीमेटली लेड टू द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी अक्रॉस द एंटायर यूरोप, ठीक। इसी चीज को क्या है, इसी चीज को जो मार्क्स है, मार्क्स सीज दिस, कार्ल मार्क्स हम बाद में जब देखेंगे, कार्ल मार्क्स सीज दिस द रोल ऑफ रिलीजन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, इन अ वेरी डिफरेंट लाइट, ठीक है। ही सेज, एक सिंपल कोट है यहां पे कि रिलीजन इज द साई ऑफ द ओप्रेस्ड क्रिएचर, यहां पे आप देखो इस टाइम पे मैन कहीं ना कहीं ओप्रेस्ड है, राइट, कहीं ना कहीं परेशान है, तो इट इज अ साई, एक रिलीफ है ओप्रेस्ड क्रिएचर का रिलीजन। तो ये बोलता है कि रिलीजन क्या है, पेन बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, बट इससे क्या होता है, इससे ये हो रहा है कि एग्जिस्टिंग कंडीशंस और स्टेटस को का जस्टिफिकेशन मिलता है, राइट, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंडीशंस को जस्टिफिकेशन मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो ऑप्रेसिव क्रिएचर है उसकी जो एक लेजिटिमेट क्या है, डिसइंटेंटमेंट है, एक लेजिटिमेट रिजेंटमेंट है, वो जो है लेजिटिमेट रिजेंटमेंट क्या है, और लेजिटिमेट एंगर जो है उसको सबड्यू कर देता है। तो इसकी वजह से ये जो पेन कम हो रहा है, इसकी वजह से जो रिवोल्ट है,
रिवोल्ट को क्या है, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। इट टेक्स द रिवोल्ट कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो वेंट आउट होना चाहिए था, ये जो एंगर, रिजेंटमेंट, ये जो ओप्रेशन था इस टाइम पे, विच शुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, पीपल शुड हैव टेकन द पावर बैक, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन ने उसको, स्टेटस को क्या है, जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो हमने देखा क्रिश्चियनिटी क्या है, इट विल ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अक्रॉस द एंटायर ऑफ यूरोप। ठीक है, इट विल गेन ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे यूरोप तो पॉलिटिकली डिवाइडेड, इस टाइम पे यूरोप वाज पॉलिटिकली डिवाइडेड अमंग वेरियस फ्यूडल लॉर्ड्स। लेकिन हम ये देखते हैं कि यूरोप ऑल्दो वाज पॉलिटिकली डिवाइडेड बट इट वाज, ठीक है, यूनाइटेड बाय क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो जब इतने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे चर्च के, और दीज वर एक्सट्रीमली कमिटेड फॉलोअर्स। ठीक है, डीप कमिटमेंट थी, बिकॉज कमिटमेंट टू द चर्च सिग्निफाइड कमिटमेंट टू गॉड, राइट। तो इनकी क्या थी, डीप कमिटमेंट थी। तो जो पावर और इन्फ्लुएंस है चर्च का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च विल बी मैसिव। ठीक है, अब हम इसकी वजह से देखते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो रहा चर्च का, कि एक तो हमने देखा कि सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप की। ठीक है, ट्रबल टाइम्स में इट वाज एक्टेड एज अ सोलास और रिलीफ। और एक और चीज देखते हैं इसका, चर्च का पॉजिटिव क्या था, कि इट लेड टू चर्च और क्रिश्चियनिटी गेव अ मोरल ऑर्डर, राइट। ठीक है, तो चर्च जो क्रिश्चियन वैल्यूज, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी प्रोपगेट हुई। ठीक है, ये जो रिलीजियस वैल्यूज प्रोपगेट की, उन्होंने क्या है ये बोला, दे डिफरेंशिएटेड बिटवीन मोरल वर्सेस इमोरल। आप इथिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि रिलीजन और एथिक्स में क्या क्या लिंक है। तो क्या एक फ्रेमवर्क देखता है मैन के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ मैन, कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ मैन। ठीक, मोरल क्या है, इमोरल क्या है, गुड क्या है, इविल क्या है, राइट, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ठीक है, तो ये जो मैडनेस फैली हुई थी डार्क एजेस में, ये जो मैडनेस है उसको कहीं ना कहीं सैनिटी भी प्रोवाइड की चर्च ने। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या था, लोगों का कोई थिंकिंग नहीं था, कलेक्टिव पैटर्न पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया था। तो यहां पे चर्च ने एक कलेक्टिव मोरालिटी भी डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि चर्च ने कैसे कंट्रीब्यूट किया डार्क एजेस में। और डार्क एजेस का एक हम ये भी क्यों बोलते हैं हम डार्क एजेस को, उसमें एक प्राइम फैक्टर प्ले किया चर्च ने। ठीक है, तो चर्च का सबसे फर्स्ट नेगेटिव क्या था, ठीक है। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च ऑन द माइंड ऑफ इट्स फॉलोअर। ठीक है, कंप्लीटली उनके माइंड को कंट्रोल किया होता चर्च ने। ठीक है, ऑन द माइंड ऑफ इट्स फॉलोअर्स, ठीक है, वाज टोटल
एंड कंप्लीट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चर्च ने रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन भी की। ठीक है, रिलीजियसली कंट्रोल किया माइंड्स ऑफ द पीपल को, राइट, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक, तो चर्च ने क्या है, हम देखेंगे इस टाइम पे वेरियस ब्लाइंड बिलीफ्स, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, डॉगमास, ठीक है, इन सब में भी कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो चर्च क्या बोलता है कि दिस इज फर्स्ट नेगेटिव्स ऑफ चर्च। सी सेकंड हम क्या देखते हैं कि चर्च, राइट, चर्च क्लर्जी क्या बोलती है। ठीक है, क्लर्जी क्या बोलती है, इट आस्क्स फॉर अनक्वेश्चनेबल, ठीक है, अनक्वेश्चनेबल कमिटमेंट, ठीक है, और अनक्वेश्चनेबल एलिजियंस के बारे में बात करती है कि जो फॉलोअर्स का है उनकी अनक्वेश्चनेबल कमिटमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स द चर्च, टुवर्ड्स द गॉड। मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोलेंगे अगर टुवर्ड्स द गॉड कंप्लीट फेथ है तो आपका गॉड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, चर्च रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको गॉड को क्लर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए आपको क्या है, अनक्वेश्चनेबल कमिटमेंट होनी चाहिए। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं चर्च को, यू कैन नॉट क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ चर्च। इसको क्वेश्चन क्या नहीं कर सकते हैं। सी क्लर्जी क्या बोलती है कि एवरीवन हैज टू फॉलो गॉड्स कमांड। ठीक है, जो भगवान की कमांड है उसको हर किसी को फॉलो करना है। और गॉड्स कमांड कहां मेंशन्ड है, सी गॉड्स कमांड इज मेंशन्ड इन बाइबल, राइट। ठीक, तो बाइबल का क्या है, बाइबल को इंटरप्रेट कौन करेगा, इंटरप्रिटेशन होगी बाइबल की बाय द क्लर्जी। ठीक है, तो क्लर्जी क्या बोलते हैं, क्लर्जी अपने आप को बोलते हैं वी आर द इंटरमीडियरीज, वी आर द इंटरमीडियरीज। ठीक है, हम इंटरमीडियरीज हैं बिटवीन पीपल और गॉड। ठीक है, वी आर द गेटवे, हम गेटवे हैं और ऐसा कनेक्ट है, हमारे थ्रू ही तुम क्या है गॉड को पा सकते हो, राइट। वो बोलते हैं कि वी रिप्रेजेंट द वेरी वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, वी रिप्रेजेंट आवर ऑथोरिटी इज बेसिकली द वॉइस और कमांड ऑफ गॉड। वाई, बिकॉज गॉड स्पीक्स थ्रू अस, गॉड स्पीक्स थ्रू अस, we have direct connection with the God, right? So since God is speaking through us, whatever we say, that is a God's command. So you cannot question our command. You should have complete faith in us. You have total faith in us. तो complete faith क्या होगा? It means blind trust, blind beliefs, right? एक चीज और देखते हैं कि what the clergy says कि since God is perfect, God is perfect. So since God is perfect, whatever God does is perfect. और God क्या है, God क्या है, immutable है। God क्या है, जिसको चेंज नहीं कर सकते उसकी किसी भी चीज को। God क्या है, कुछ गलती नहीं कर सकता। God is infallible, right? God cannot do any mistakes. तो गॉड क्या है, गॉड किसके थ्रू स्पीक कर रहा है, हु आर द इंटरमीडियरीज, हु आर द वॉइस ऑफ गॉड, दैट इज द क्लर्जी। तो इट मीन्स वट एवर वी से दैट इज इम्यूटेबल, दैट इज इनफैलिबल, राइट, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। सो दे डिमांड ब्लाइंड कमिटमेंट, अनक्वेश्चनेबल एलिजियंस। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे आर कंट्रोलिंग द माइंड ऑफ इट्स फॉलोअर्स, राइट। इनम्यूटेबल, सिंस गॉड इज परफेक्ट, तो वो जो भी क्रिएट करेगा वो भी क्या परफेक्ट होगा, तो दैट इज अनचेंजेबल। ठीक है, सो दिस इज हाउ
clergy, by acting as the middleman between God and people, they controlled the minds of the people. So that's why this led to religious indoctrination, right? See, और देखते हैं हम कि क्या क्या नेगेटिव्स क्या रहे चर्च के, ठीक। सी थर्ड हम देखते हैं कि चर्च ने क्या है, चर्च ने लेजिटिमेसी प्रोवाइड की स्टेट को। चर्च और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन था? सी जो यहां पे हमने देखा कि बाय 11th-12th सेंचुरी क्या होगा, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वॉर लॉर्ड्स होंगे, उसमें से कुछ जो फ्यूडल लॉर्ड्स है वो राइज करेंगे, वो पावर को कंसंट्रेट कर देंगे। तो एक जो है लूज कंसेप्ट ऑफ मोनार्क क्या है यहां पे राइज होगा। तो वेरियस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो यूरोप में जो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स को है, वहां की जो है लोकल क्लर्जी सपोर्ट करेगी, राइट। तो चर्च क्या है, यहां पे स्टेट को और किंग को क्या करेगा, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हमने देखा था किसी जो डिवाइन थियरी है, डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट, ये कोई क्रिश्चियन आइडियोलॉजी का आउटकम नहीं है। उससे पहले भी हमने एंशिएंट टाइम्स में भी देखा कि अशोका कॉल्ड हिम देवनाम पिय पिय दासी, आई एम डियर टू द गॉड्स, ठीक है। अकबर कॉल्ड हिमसेल्फ एज द शैडो ऑफ गॉड, राइट। और सिमिलरली आप क्या रोमन अंपायर में भी जो बिग बिग एम्परर्स थे वो ऐसा ही करते थे, ठीक। तो चर्च ने भी सिमिलर मैनर में स्टेट को जस्टिफाई किया, डिवाइन, ठीक है। स्टेट इज द डिवाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, ठीक है। तो जो किंग है ही इज आइदर चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, या फिर ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो गॉड है, गॉड वो जो जिस हिसाब से अपना रूल करना चाहता है अर्थ पे, वो मैनिफेस्ट होता है थ्रू द किंग, राइट। तो सिंस यू कैन नॉट क्वेश्चन गॉड, राइट, और तो तुम क्या है उसके क्या है गॉड के रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब किंग को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ही विल सेट अप द गॉड्स रूल ऑन अर्थ, राइट। सो यू कैन नॉट क्वेश्चन हिज ऑथोरिटी और क्वेश्चन हिज किंगशिप एज वेल, ठीक है। तो अगर आप स्टेट के खिलाफ भी रिवोल्ट और रिबेलियन कर रहे हो इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ क्रूअल और हाउ अनजस्टिफाइड द रूल इज, स्टिल यू आर क्वेश्चनिंग द गॉड्स जजमेंट और गॉड कमांड, राइट। तो ये लेजिटिमाइज करेगा स्टेट को, ठीक। स्टेट भी वेरियस गिफ्ट्स देगा चर्च को, लैंड्स वगैरह दे देगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, एक क्विड प्रो को डेवलप होगा, एक म्यूचुअल एक्सचेंज डेवलप होगा चर्च के और इसके बीच में। सी लेकिन क्या है सबसे ज्यादा पावरफुल अभी भी स्टेट। ये क्या है, सी व्हाट इज दिस पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज थियोक्रेसी, ठीक है। सो यू विल बी गवर्निंग, सिंस दिस इज गॉड्स रूल, यू विल बी गवर्निंग एज पर थियोक्रेटिक रूल्स एंड लॉज, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आप चर्च की ऑथोरिटी को बाईपास नहीं कर सकते हैं। सो चर्च इज मोर पावरफुल बिकॉज दिस इज स्टिल लोकलाइज्ड, और चर्च पूरे वाइड यूरोप में है, ज़्यादा डीप फॉलोवर, ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलोवर्स हैं, ठीक है। और प्लस ये थियोक्रेसी है, तो थियोक्रेसी क्या है, आप इसका मतलब है कि गॉड्स का वर्ड है, और गॉड्स का वर्ड क्या है, उसका फाइनल इंटरप्रेटर चर्च रहेगा, ठीक है, फाइनल ऑथोरिटी चर्च रहेगी। इवन जो पोप था उस टाइम पे बोला जाता था, पोप क्लेम्ड हिमसेल्फ एज द विकर, ठीक है। विकर का मतलब है ही इज द सब्स्टिट्यूट फॉर गॉड, मतलब वट एवर गॉड इज सेइंग इज वट एवर द substitute of God. So whatever Pope is saying is nothing but the word of God, right? So यहां पे क्या होगा, थियोक्रेसी जो आएगा इसको चर्च कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेगा थियोक्रेसी को भी। और हम ये देखेंगे कि चर्च सपोर्ट भी करेगा किंग्स को, कि किंग्स अलग अलग एरियाज में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड में हेल्प करें, ठीक है, थ्रू वॉर एंड ऑल, राइट। हम देखेंगे जब ईस्टर्न रोमन अंपायर गिरेगा आपका कॉन्स्टेंटिनोपल में, टर्की में, तो टर्क्स के खिलाफ हम देखेंगे, टर्क्स के खिलाफ जो चर्च है जो मनी कलेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, टीथे हम पढ़ेंगे,
तो वो जो चर्च है वो इस वॉर में लगाएगा, वॉर अगेंस्ट टर्क्स में. सो इट ऑल्सो फाइनेंस्ड वॉर्स एज वेल, राइट. सो दिस वॉज another negative, since you cannot question state is based on divine theory of state, so it has divine justification for its existence, so you cannot cannot question the king as well, right. So this was another negative. ठीक. So इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट ऑफ हेल और हेवन था. ठीक, कंसेप्ट ऑफ हेल और हेवन. तो ये ज्यादातर जो फोकस था क्रिश्चियनिटी का, इट वाज अदर, मोस्टली सभी रिलीजन्स का ये होता है कि इट वाज अदर वर्ल्डली. ठीक है, इट फोकस्ड ऑन द अदर वर्ल्ड, राइट. अर्थ पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया. सी यहां पे क्या होगा कि सिंस फोकस आपका ह्यूमन बींग्स पे नहीं रहेगा, अदर वर्ल्डली फोकस रहेगा. ठीक है, तो वो क्या है, जो ह्यूमन बींग्स की जो प्रॉब्लम्स है वो नजरअंदाज हो जाएगी. लोग भी क्या है, अब बोलते हैं ना, सब मोह माया है, छोड़ो, ज्यादा ध्यान मत दो चीजों पे, इस वर्ल्ड पे ज्यादा ध्यान मत दो, बाकी जाके भगवान से ही मिलना है, राइट. तो अदर वर्ल्डली फोकस, नॉट द फोकस ऑन दिस वर्ल्ड, टू क्रिएट दिस वर्ल्ड और टू ब्रिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट. तो ये क्यों था, सी अदर वर्ल्डली था कि वो बोलेंगे कि एक्ट इन अ गॉडली मैनर. एक्ट इन अ गॉडली मैनर, इट मीन्स आपका जो एक्ट है, आपका बिहेवियर है, वो क्या होगा, मॉरल बिहेवियर होगा. मॉरल बिहेवियर मतलब यू आर बिहेविंग, और योर बिहेवियर रिप्रेजेंट अनक्वेश्चनेबल कमिटमेंट टू चर्च. ठीक है, अनक्वेश्चनेबल कमिटमेंट टू चर्च मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग एवरी कमांड ऑफ गॉड, राइट. ठीक है, तो आपको क्या होगा, हेवन. ठीक है, आपको हेवन मिलेगा. सो दिस इज एसेंशियली सेइंग अ गुड आफ्टर लाइफ इज अवेटिंग फॉर यू. ठीक है, नो मैटर कि आपकी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आपका कंडक्ट अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा होगा, तो आपको हेवन मिलेगा. और ये क्या है, अदर वर्ल्डली फोकस होगा, तो ह्यूमन की जो करंट जो प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, तो उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा. तो ये भी एक स्टेटस को का क्या है, जस्टिफिकेशन हुआ ना, राइट. और क्या नेगेटिव था सी चर्च का यहां पे, सी चर्च क्या है, ब्लाइंड बिलीफ हमने देखा, डोगमास देखा और सुपरस्टिशंस देखा. तो डोगमास क्यों हुआ कि जो हम कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है. सो इट इज अ डोगमा, इट इज द दिस ट्रूथ, योर ट्रूथ इज सुपीरियर टू द अदर्स ट्रूथ, मतलब उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. दिस इज बेसिकली लाइंग ऑन द वर्ज ऑफ फंडामेंटलिज्म, राइट. जैसे टेररिस्ट बोलते हैं कि जो हमारा लिटरल इंटरप्रिटेशन है ऑफ कुरान, दैट इज द ओनली ट्रूथ, दैट इज द ओनली इंटरप्रिटेशन, राइट. तो ये भी सिमिलरली है कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज द ओनली इंटरप्रिटेशन, हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड है, राइट, दैट इज द ओनली इंटरप्रिटेशन. देयर इज नो स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग इट. ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, और क्वेश्चन करोगे तो देन योर बिहेवियर इज नॉट मॉरल बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग द गॉड इटसेल्फ. और सिंस आवर इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, मतलब यहां पे देयर इज नो स्कोप फॉर प्रोटेस्ट और रिवोल्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस. राइट. सी यहां पे हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या था कि चर्च जो था, इट वाज बिकमिंग एक्सट्रीमली रिच एज वेल. ये कैसे हुआ कि सी जो चर्च का सोर्स ऑफ इनकम था वो उसके 2 सोर्सेज ऑफ इनकम थे, राइट. तो एक तो था आपका कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, इसको क्या बोला गया, टीथे. तो इट वॉज 1/10 और 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ
मैन, ठीक है। इसके साथ साथ चैरिटी, ठीक है, चैरिटी, डोनेशंस, ये अनदर सोर्स ऑफ इनकम था। सी ये क्या है, बड़ा ही एक्सप्लॉइटेटिव है ये। व्हाई इज दिस एक्सप्लॉइटेटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आम आदमी था, मेनली जो पीजेंट था, वो खाली टैक्सेस चर्च को ही नहीं देता था, वो साथ साथ स्टेट को भी देता था, ठीक है। और सिंस वो चर्च को टैक्स देने से मना नहीं कर सकता, इट वॉज वॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री क्यों था वो? बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स टू चर्च मीन्स यू आर इंसल्टिंग द गॉड, राइट? यू आर इंसल्टिंग द गॉड, सो इट वॉज वॉलेंट्री ड्यू टू फियर ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान की पनिशमेंट की वजह से। इफ आई नॉट पे द टैक्स टू द चर्च, इट मीन्स आई एम कमिटिंग अ सिन, आई एम कमिटिंग अ सिन, ठीक है। तो बेशक यहां पे क्या है, पीजेंट के पास इनकम भी नहीं बचती थी, इवन दो इम्पोवरिशमेंट थी, ठीक है, इसके बावजूद भी वो क्या है, रेडिली कमिट होके वॉलेंटरीली पॉवर्टी में रह के भी टैक्स दे रहा है। देखिए आप, सो द कंट्रोल ऑफ द चर्च ऑन द माइंड ऑफ इट्स फॉलोवर वाज टोटल एंड कंप्लीट। सो इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर द चर्च, राइट। सेकंड, चैरिटी एंड डोनेशंस। तो चर्च ये भी बोलता था, आप जितनी ज्यादा चैरिटी दोगे, ठीक है, बिकॉज दिस चैरिटी विल बी यूज्ड इन द मिशन ऑफ गॉड, गॉड्स मिशन, राइट। तो आप चैरिटी देके गॉड्स मिशन में ही हेल्प कर रहे हो। तो ये क्या है, सारी की सारी जो चैरिटी है, इतने लार्ज नंबर फॉलोअर्स की, ये जो टैक्स है, इससे क्या चर्च एक्सट्रीमली रिच हो जाएगा। तो गॉड्स मिशन, और आपको क्या है, गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी। आज भी तो यही बोला जाता है कि चैरिटी और डोनेशन इज अ गुड थिंग, राइट। दान और पुण्य करना, दिस इज द लिटरल सेइंग, दान और पुण्य मतलब इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड एक्ट, ठीक है, और चैरिटी इज अ गुड एक्ट। लेकिन सी ये तो फिर भी जस्टिफाइड है, बिकॉज जनरली क्या है, दान क्या करते हैं, रिच करते हैं, और दिस इज बेसिकली यूज्ड बाय द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। आप देखेंगे टेम्पल्स में जाएंगे, गुरुद्वाराज में जाएंगे, मस्जिद्स में जाएंगे, चर्चेज में जाएंगे, इट इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। लेकिन उस टाइम पे क्या था, ये जो रिच से क्या पूरे में, यहाँ पे क्या रिच से पुअर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बैगर्स को जा रहे हैं, मल्टीपल चीजों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, पुअर से रिच हो रहा था, क्योंकि फार्मर्स वर पुअर और वो फर्दर इंपोवरिश हो रहे थे, और रिच वर बिकमिंग इवन मोर रिचर, चर्च वर बिकमिंग मोर रिचर, ठीक है। सो दिस वाज समहाउ नॉट जस्टिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो चैरिटी और डोनेशन से, सी चैरिटी और डोनेशन से ये क्या करते थे उस टाइम पे, मैसिव चर्चेस बनाएंगे, ठीक है, मैसिव चर्चेस बनेंगे यहाँ पे। और हमने देखा कि वार भी फाइनेंस होती थी, साथ साथ हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूशन रहेगा चर्च का। दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट, राइट। और इसके साथ साथ वॉर्स में और स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी में भी ये सारा का सारा आपका स्पेंड होगा। सी यहाँ पे क्या हुआ था इस टाइम पे, स्पेशली इन 14th-15th सेंचुरी की हम बात देखते हैं, उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी ने क्या प्रमोट किया था कि सी यहाँ पे क्या हुआ था, एक बड़ी नेगेटिव प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। यहां पे चर्च क्या करने लग गया था, इट स्टार्टेड सेलिंग समथिंग कॉल्ड लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, मतलब क्या है, चर्च क्या था, एक लेटर देता था, ठीक है, इसमें जो लेटर इशू कर रहा है और जिसको इशू हो रहा है, ठीक है, उन दोनों के नाम्स होते थे। इससे क्या होगा, इस लेटर से सी क्या है, इससे क्या होगा, प्रीस्ट और क्लर्जी दे रहा है टू द इंडिविजुअल ये लेटर, ठीक है, ये क्या है, इसे बाय कर रहा है ये लेटर, ठीक है, तो ये क्या है, मनी दे रहा है इसको, ठीक है, बाय कर रहा है ये लेटर। तो इस लेटर से ऐसा क्या होता होगा,
सी इस लेटर से बोलता है, चर्च बोलता है अगर हम आपको ये लेटर्स देते हैं तो आपके सारे के सारे सिंस एब्जॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपने जो जो इंडल्जेंसीज की हैं, जो जो सिंस किए हैं वो क्या होंगे, यू विल गेट रिड ऑफ दिस सिंस। सो आपके जो पाप हैं वो धोने की जगह यू कैन बाय दिस सिंस, ठीक। तो द क्रिटिक्स स्टार्टेड कॉलिंग देम एज पार्डन मर्चेंट्स। सी दे आर पार्डनिंग बट दे आर मर्चेंट्स, ठीक है। गॉड आपको वो नहीं कर रहा है, नॉट एब्जॉल्विंग फ्रॉम योर सिन। आपका क्या क्लर्जी क्या है, यू आर बाइंग, ठीक है, यू आर बाइंग रिपेंटेंस, ठीक है। तो साथ साथ ये बोलते हैं कि रिपेंटेंस भी करो और कन्फेशन भी करो, और इसके साथ साथ क्या है, अगर तुम ये लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस बाय करोगे तो ऑल योर सिंस यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल योर सिंस एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ कंप्लीटली क्लीन स्लेट, ठीक है। यू विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम योर सिंस। स्पेशली एक और यहाँ पे कंसेप्ट आता है परगेटरी का। ये क्या है, सी अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीव्स ये बोलते हैं कि सोल क्या होगी, गुड सोल विल गो टू हेवन वेयर द गॉड एग्जिस्ट, और पुअर सोल और जो है इविल सोल विल गो टू हेल जहां पे टॉर्चर और पनिशमेंट होगा। तो हेल का ही वो फियर दिखा के दे वर ऑल्सो कंट्रोलिंग द माइंड ऑफ द पीपल। तो एक जो ऐसी स्टेट है जो हेवन और हेल के बीच में लाई करेगी, वहां पे क्या अनडिसाइडेड है, ठीक है। तो इसमें ये बोलते हैं कि तुम अपने सिंस के साथ साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर सम ऑफ देम आर इन परगेटरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इजीली उनको क्या है हेवन में पहुंचा सकते हो, ठीक है। उनके सिंस को आप क्या है एब्जॉल्व कर सकते हो बाय बाइंग दीज लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस फॉर योर एंसेस्टर्स एज वेल, ठीक है, राइट। तो ये एक नेगेटिव प्रैक्टिस थी, स्टार्ट हो गई थी। इसी से वो वॉर की भी फंडिंग की थी उन्होंने। जब ऑटोमन अंपायर का सेटअप हो रहा है उससे पहले क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल में बाइजेंटीन अंपायर था, ठीक है, क्रिश्चियन अंपायर था, तो उसको डिस्प्लेस करेंगे टर्क्स। तो इट वाज अ काइंड ऑफ द क्लैश बिटवीन टू सिविलाइजेशन, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो यहाँ पे टर्क्स के खिलाफ इन्होंने क्या है वार को फंडिंग की थी, राइट। तो इसके लिए लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस भी। तो दिस वाज अनदर नेगेटिव प्रैक्टिस। अनदर नेगेटिव प्रैक्टिस इज सिंस यू कैन नॉट क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ चर्च, ठीक है। तो इससे क्या स्कोप नहीं मिलता कि दूसरे आइडियाज क्या है फर्मेंट करें, ठीक है, दूसरे आइडियाज ग्रो करें। यू आर स्टाइफलिंग द ग्रोथ ऑफ अनदर आइडियाज, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म आएगा जब हम ये देखेंगे कि चर्च स्टाइफल कर रहा है द ग्रोथ ऑफ रिबेलियस आइडियाज विच आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स आइडियाज। तो ये क्या है, दीज आर डॉगमास, राइट। हम देखेंगे साइंस में पढ़ेंगे, इसके बाद रेनेसा पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे जी वहाँ पे क्या है रीजनिंग, एज ऑफ रीजन क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाता है चर्च को। सो दैट वाज आल्सो स्टाइफल्ड, डिसेंट वाज स्टाइफल्ड, न्यू आइडियाज वर कंप्लीटली स्टाइफल्ड, ठीक है। तो स्टेटस को था, स्टैग्नेशन था सोसाइटी में, स्पेशली कलेक्टिव माइंडसेट ऑफ द पीपल का। सो दिस वाज अनदर नेगेटिव ऑफ द चर्च। लास्ट में हम देखते हैं कि चर्च का एक और नेगेटिव, सी ऑल द पीपल वर कंप्लीटली रिलीजियस, राइट। नो वन चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ चर्च। तो जो उनका माइंडसेट था, जो थिंकिंग था, वो भी रिलीजियस था, ठीक है। उनका एप्टीट्यूड भी पूरा का पूरा रिलीजियस था। तो कलेक्टिव थिंकिंग और कलेक्टिव जो माइंडसेट था वो इट वाज आल्सो गाइडेड बाय, इट वाज आल्सो रिलीजियस इन नेचर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ माइंड था उस टाइम पे, प्रोडक्ट ऑफ माइंड क्या होगा आपका, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारी की सारी रिलीजियस थीम्स पे बेस हो गए, रिलीजियस लिटरेचर आएगी आपकी, ठीक है। आर्किटेक्चर जैसे इस टाइम पे यहाँ पे गोथिक आर्किटेक्चर था। गोथिक आर्किटेक्चर मतलब आप जो आर्किटेक्चर देखते हो आज के टाइम पे, चर्चेज का जो आर्किटेक्चर, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, आर्ट, पेंटिंग्स रिलीजियस थीम्स पे बेस्ड थी ज्यादातर, ठीक है। पेंटिंग्स रिलीजियस थीम्स पे बेस्ड थी। सिमिलरली लिटरेचर बुक्स भी वैसी लिखी जाती थी। सी देयर वाज नो बार ऑन अनदर बुक्स, ऐसा नहीं था कि और किसी पे कोई बार है और बैन है, लेकिन दैट शुड कंफर्म, दैट शुड नॉट बी इन वायलेशन ऑफ द बाइबल और अथॉरिटी ऑफ चर्च, राइट। वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए किसी को। तो ओवरवेलमिंगली हम देखेंगे कि कलेक्टिव माइंडसेट पूरा रिलीजियस था, डीपली पेनिट्रेट कर गया था रिलीजियस थिंकिंग पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटी में। तो यहाँ पे ज्यादातर रिलीजियस थीम्स पे ये सारी चीज प्रोडक्शन होगी, ठीक है। आपका ड्रेस
फूड, ठीक है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, total and complete aspect of all the spheres of society was controlled by church, controlled by religion, right? So these were the dark ages, ठीक है। तो हमने डार्क एजेस समझ ली, अब ये हमने बैकडोर समझ लिया, तो वी विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ रिनेसा, ठीक है। रिनेसा में हम देखेंगे कि द रोल ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स, हम क्या फिलोसफी और साइंस की बारे में भी पढ़ेंगे, हम इसको क्या लिंक करेंगे रिलीजन वर्सेस साइंस के कंसेप्ट से भी। So that we will deal with it in the next lecture, right?